सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 1 अक्टूबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर आपसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन-सा इंस्टीट्यूट है, जहां के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक सिफॉन पावर्ड थर्मल डिसैलिनेशन सिस्टम जो कन्वर्ट करेगा सी वाटर को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में बहुत ही तेज़ी के साथ और चीपर भी होगा, साथ ही साथ मोर एफिशिएंटली देन होगा, यानी ट्रेडिशनल मेथड से वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आपको बता दें कि ऐसा कारनामा करने वाली हमारी देश की संस्था है आईआईएससी बेंगलुरु, जिसका कि सहयोग किया है। मतलब इनको सहयोग करने वाली भी एक संस्था है जो भारत सरकार की एक संस्था है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक कहते हैं। अब इसके मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। आइए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लांट में कैसे क्या हुआ है। हालाँकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन बना हुआ है वो काफ़ी है, लेकिन पहले इस न्यूज़ को समझ लेते हैं। देखिए, डिसैलिनेशन का मतलब क्या होता है? तो डिसैलिनेशन एक वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें कि हम मिनरल्स जो साल्ट होते हैं, उनको रिमूव करते हैं खारे पानी में से और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेश वाटर में, ताकि वो ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो इस प्रक्रिया को हम डिसैलिनेशन कहते हैं। वहीं अगर सिफॉन की बात करें, तो सिफॉन क्या होता है कि एक इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप का, आप मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर है, जिसमें एक टैंक भरा हुआ है। अब मैंने इस तरह का एक सिफॉन बना दिया। आप देखिए ये कैसा है? ये एक यू ट्यूब शेप्ड में है, जो कि बिना पंप के काम करेगा, यानी कि इस लिक्विड से, यानी कि हायर, आप समझ लीजिए कि जो आपका हायर रिजर्वायर है, यानी ऊँचा पर जो रिजर्वायर खड़ा है और एक नीचा पर रिजर्वायर खड़ा है, तो हम एक सिफॉन लगा देंगे, तो क्या करेगा कि जो हायर रिजर्वायर पर वाटर है, वो नीचे वाला रिजर्वायर में भर देगा और यहाँ पर बिना पंप का ये पानी भर देगा, यानी एक्सटर्नल किसी तरह का आपको एक्सटर्नल फ़ोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेविटी की मदद से वो खींच लेगा। तो इसी को क्या बोला जाता है? तो शिफॉन बोला जाता है। तो शिफॉन क्या हो गया? एक इन्वर्टेड यूट्यूब शेप्ड का हो गया, जो कि क्या करेगा? लिक्विड को मूव करेगा हायर रिजर्वायर से लोअर में बिना पंप के यूज़ किए हुए, और किसका इस्तेमाल करेगा? ग्रेविटी का। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आईआईएससी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने इसको बनाया है। अब इसमें मैकेनिज़्म क्या है? देखिए, आपको मालूम है कि समुद्र कैसा होता है? खारा होता है। तो समुद्र का पानी, यानी समुद्र को हम हाई रिजर्वायर के रूप में देखेंगे और वहाँ से सिफॉन को लेके हम क्या करेंगे? बिना पंप की मदद के ग्रेविटी के दूसरे पर्दे में जो है, हम जहाँ पर ये इक्विपमेंट लगा होगा, वहाँ पर लेकर जाएँगे उस पानी को। अब वहाँ पर क्या किया जाएगा? वहाँ पर इवेपोरेशन की प्रक्रिया की जाएगी। आपको मालूम है कि जब भी पानी में खारापन होगा, तो हम उसको गर्म करेंगे तो इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा, और यहाँ पर इवेपोरेशन भी कराने के लिए हम बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर जहाँ पर जिस क्षेत्र में सोलर पैनल्स अवेलेबल नहीं है ना, बस वहीं पर बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो यहाँ सोलर पैनल से हम बिजली जनरेट कर देंगे। यानी कि पूरी तरह से ये रिन्यूएबल सोर्सेज़ पर भी काम कर सकता है। तो अब पानी जब गर्म होगा, तो निश्चित रूप से भाप बनेगा, तो भाप बन के उड़ेगा, तो नीचे क्या बनेगा? सॉल्ट बच जाएगा आपका। अब जो उड़ा हुआ वेपर है, अब वेपर को जब हम कूल करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। तो जो वेपर ऊपर उड़ कर गया, वो क्या है? वो तो पानी ही है ना, फ्रेश वाटर है, क्योंकि जो भी सैलिनिटी था, वो तो नीचे रह गया इवेपोरेशन के बाद। अब जब भी हम वेपर को कंडेंस करते हैं, तो वो लिक्विड में बन तब्दील हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है कि सिफॉन्स के साथ पहले थिन फ़िल्म इवेपोरेट किया जाएगा और उसके बाद मल्टी स्टेज में इसका कंडेंसेशन किया जाएगा, ताकि जो लिक्विड है वो बाहर आ सके और वो पीने योग्य हो जाता है। अब अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये 6 लीटर पर मीटर स्क्वायर में फ्रेश वाटर देगा प्रति घंटे में, और किसके अंडर? तो देख लीजिए, सनलाइट के अंदर ये काम कर रहा है। अब कब इसकी जो एफिशिएंसी है वो कहाँ तक है? यानी कि अगर पानी में 20% तक साल्ट है, यानी हाई सैलिनिटी इसको कहा जाता है। अगर आपको डेड सी की बात करूँ, तो वहाँ 33 से 34% तक सैलिनिटी होती है। और अगर नॉर्मल सी वाटर की बात करें, जैसे भारत जैसे देशों में, तो वहाँ पर 3.5% ही सैलिनिटी है। यानी कि अगर 1 केजी वाटर है, तो उसमें मात्र 35 ग्राम क्या है? सॉल्ट है। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यानी कि और इसकी जो खासियत क्या है? तो ये लो कॉस्ट है, स्केलेबल है और सोलर वेस्ट हीट प्रोड्यूस कर लेता है ये। अब अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो आप देखिए, भारत में कई ऐसे तटीय राज्य हैं जहाँ पर हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। अब बाढ़ कहाँ आएगा? जहाँ सुनामी आएगा, फ्लड आएगा, वहीं पर तो बाढ़ आने की, साइक्लोन की वजह से बाढ़ आते हैं आपको। तो अब साइक्लोन या फिर सुनामी कहीं पर भी आएगा, तो क्या होगा कि वहाँ पर भारत सरकार को पानी पहुँचाना पड़ता है बोतल में। तो आप देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन को भी कितना बचाया जा सकता है। और ये प्लांट इतना बड़ा नहीं है कि इसको ढोने के लिए बहुत बड़ी मशीन की ज़रूरत है या रेल की ज़रूरत है। आसानी से ये इनबिल्ट किया जा सकता है कहीं पर भी, अगर ये पूरी तरह से भारत सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर देगी तो।
तो आप देखिए कि पूरा बॉटल का खर्चा बच जाएगा। और ऐसे वाटर में भी यानी कि ऐसे कोस्टल ज़ोन में, आप कोस्टल ज़ोन में देखेंगे तो पीने की पानी की किल्लत होती है क्योंकि खारा पानी ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इस मशीन को इंस्टॉल कर देने से वहाँ पर जो पानी पीने की किल्लत है, वहाँ पर ये इसको भी खत्म किया जा सकता है। उसी तरह से ब्राइन मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। जैसे बहुत बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर ब्राइन को मैनेज करने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है जिस पानी में खारापन बहुत ज़्यादा हो, उसी को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन को भी ये मैनेज कर सकता है। तो अब आप पूरी तरह से इस न्यूज़ को समझ चुके हैं और आने वाले परीक्षाओं में ये सवाल आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो आप आईआईएससी बैंगलोर याद कर लीजिएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर आपसे पूछा गया है कि कितना प्रतिशत ग्रोथ हुआ है इंडिया का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगस्त 2025 में। तो ये कितना ग्रोथ हुआ है, तो 4% का ग्रोथ हुआ है। आइए समझते हैं इस न्यूज़ में कि क्या-क्या हुआ है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है, तो ये एक तरह का मंथली इंडिकेटर है जो मेजर करता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ग्रोथ को वेरियस सेक्टर में। मैंने आपको बताया कि भारत में टोटल 8 कोर सेक्टर्स है। मैं कई बार नाम गिना चुका हूँ, इसलिए इस समय पर नाम नहीं गिनाऊँगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिफाइनरी हो गया, कोयला हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। तो अब ये क्या करता है कि ये जो है, जो ये ट्रैक करने का काम करता है, जो भी वॉल्यूम के रूप में प्रोडक्शन होता है, उसमें कितने बदलाव हुए हैं बेस पीरियड के दौरान, उसको ये क्या करता है, पुराने वाले से कंपेयर करता है। और ये कंपेयर कैसे करता है, तो मंथली भी कंपेयर किया जा सकता है या फिर ईयर ऑन ईयर्स भी कंपेयर किया जा सकता है और उसके बाद कंपाइल करके इसको पब्लिश कर दिया जाता है। अब अगर बेस ईयर की बात करें तो अभी 2011-12 चल रहा है, लेकिन प्रपोज है ऐसा कि 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर से 2022-23 इस बेस ईयर को बना दिया जाएगा। अब आपको ये वाला जो ग्रोथ दिखाया गया है ना, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया गया है, मंथली का नहीं है ये। अब आपको बता दें कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या होता है। तो मान लीजिए कि किसी सरकार का जो करंट रेवेन्यू है वो ₹100 है, लेकिन प्रीवियस कितना था? 150 का था, ठीक है? ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के लिए, तो देखिए, मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ पहले। मान लीजिए कि करंट में 150 था और पहले कितना था? 100 था। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 50 का इंक्रीमेंट हुआ। कितने पर हुआ? 150 पर हुआ और इसको कितना गुना गुना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 50 दिया 150 हो जाएगा, यानी कि साढ़े 33% का क्या हुआ? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, यानी साल के ऊपर निकाला गया है ये। तो इसको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहते हैं और अगर मंथ के ऊपर हम निकालते हैं तो मंथली ग्रोथ कहा जाता है सिंपल भाषा में। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो होता है वो एक क्लियर पिक्चर देता है क्योंकि वो पूरा का पूरा 1 साल का निकल रहा है। अब मंथली डेटा क्या है, कभी हॉलिडे है, कभी कुछ है, इसके कारण बदलाव होते रहता है। तो मंथ के कंपैरिजन में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है वो एक क्लियर पिक्चर देने का काम करता है। ये भी आप समझ गया होंगे। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है वो क्या दिखाया है, जो ग्रोथ दिखाया है, तो माइनिंग सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ 6% का हुआ है। बेसिक मेटल में 12.2% का और मोटर व्हीकल और ट्रेलर्स पे 9.8% का ग्रोथ हुआ है। यानी जहाँ अच्छा हुआ है वही मैंने आपको दिखा दिया। तो ये भी न्यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर पे। चलिए अगले करंट अफेयर की बात करते हैं। तो रिसेंटली आरबीआई ने अमेंडमेंट किया है रेगुलेशन में ताकि वो अलाउ कर सके वर्किंग कैपिटल लोन किसके अगेंस्ट, माने कौन-सा ऐसा मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जहाँ पर पहले कैपिटल लोन देना अलाउ नहीं था, लेकिन अब आरबीआई ने अमेंड करके उसको लागू कर दिया है। तो देखिए, पहले गोल्ड और जो सिल्वर है, उसके अगेंस्ट आप लोन नहीं दे सकते थे, बैंक लोन नहीं दे सकती थी, लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट करके अब ये अलाउ कर दिया गया है। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को समझ लीजिए, तब आपको पूरे डेप्थ में समझ में आ जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है? तो देखिए, वर्किंग कैपिटल लोन एक शॉर्ट टर्म बिज़नेस लोन होता है, जिसका काम होता है किसी कंपनी को डे टू डे ऑपरेशन के लिए फाइनेंस करना, जिसमें कि इमीडिएट कैश फ्लो का ज़रूरत होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दिन भर लेबर काम किया, तो शाम को उसको आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो अगर आपका वर्किंग कैपिटल मान लीजिए कि ₹100 है, ठीक? आपका मान लीजिए कि करंट एसेट जो है ₹100 ही है और लेबर को पेमेंट आपको कितना करना है? ₹120 करना है। तो आपको 20 का रिक्वायरमेंट आ गया, तो 20 का रिक्वायरमेंट आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? आपको अपनी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? लोन ही लेंगे ना, माँगेंगे ना किसी से कि हाँ भाई ₹20 दो, हमको लेबर को पेमेंट करना है। तो ये जो ₹20 आया, ये क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल हुआ और जब आप लोन के रूप में इसको लेते हैं, तो ये हो गया, किसी से उधार लेते हैं, तो उधार कहाँ से लेंगे? बैंक से लेंगे। अब इंडस्ट्री कहाँ से लोन लेगी? बैंक से ही तो लेगी ना, तो इसको क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल लोन कहा जाता है। यानी कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ को घटा देंगे, तो वो वर्किंग कैपिटल हो जाता है और लोन के फॉर्म में लेते हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल लोन कहलाता है। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं कि एक्जिस्टिंग रूल क्या था। तो बैंक जो है लेंड मतलब
गोल्ड और सिल्वर को परचेज करने के लिए लोन नहीं देती थी, चाहे किसी भी तरह का हो। और ना ही आप गोल्ड और सिल्वर रख के किसी भी तरह का सिक्योरिटी देकर आप कोई तरह का लोन उठा सकते थे। ये बैंक में पहले नहीं होता था। लेकिन अब क्या बदलाव हुआ है, ये भी समझ लीजिए। अब बैंक जो है वर्किंग कैपिटल लोन दे सकता है, लेकिन केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। यानी कि जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। और यहाँ पर बैंक को इंश्योर करना होगा कि ये जो लोन दे रहे हैं, ये केवल प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए ही यूज़ हो रहा है, स्पेकुलेशन या फिर होर्डिंग के लिए नहीं। यानी कि ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो ऋण का उपयोग है, केवल उत्पादक विनिर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाए, सट्टेबाजी या जमाखोरी के लिए नहीं होना चाहिए। साफ-साफ स्टेटमेंट दिया गया है आरबीआई के द्वारा, नहीं तो पेनल्टी पर पेनल्टी लगेगा उन बैंक्स पर। अब देखिए, अब इसका सिग्निफिकेंस तो अच्छा खासा है कि बूस्ट कर जाएगा जो ज्वेलरी और जेम्स सेक्टर है, ये तो बूस्ट करेगा। और एमएसएमई यानी छोटे जो एमएसएमई हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसमें रिस्क क्या है? तो लोन का मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए बैंक को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब आइए, तो अब आप न्यूज़ को समझ गए होंगे, तो यहीं पर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आ गया है कि क्या अमेंडमेंट किया गया है, तो गोल्ड और सिल्वर के लिए जो लोन पहले नहीं दिया जाता था, अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जा सकता है। चलिए, अब जानते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई में एक और न्यूज़ आया है, उसको भी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि आरबीआई में 1 गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है। तो आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन-कौन है? टी रविशंकर साहब हैं, पूनम गुप्ता मैम हैं, इनका नाम तो आपको 100% याद रखना है, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दिखेगा। उसी तरह से स्वामीनाथन जानकीरमन हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर 3 बताया और संजय मल्होत्रा साहब 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के। तो आपको मैंने 3 डिप्टी गवर्नर बताया, तो अब जो चौथे डिप्टी गवर्नर थे, जिनका नाम था एम राजेश्वर राव, अब उनके जगह पर शिरीष चंद्र मुर्मू जी को अपॉइंट कर लिया गया है। तो अब चौथा नाम में मैं आपको राजेश्वर राव नहीं पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा? शिरीष चंद्र मुर्मू, तो आपको याद कर लेना है। अब ये पहले क्या थे? तो ये आरबीआई में ही थे, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो चलिए, अब जो है, ये जो पैसा है, सॉरी, ये जो आपको मैंने अभी बताया कि जो लोन दिया जा सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए, वो कौन-कौन से बैंक ग्रांट कर सकते हैं, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक उसमें शामिल है। टियर 3 और टियर 4 के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो भी लोन दे सकते हैं। अब आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर, जिसका कि फॉर्मेशन 1926 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। और आरबीआई किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो 1934 एक्ट के तहत बनाया गया था। ये सब बता दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी एक बार रिवाइज़ कर लीजिए कि उर्जित पटेल समिति जो 2016 में आई थी, और उसी समय पर एमपीसी बना भी दिया गया था। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना काम था। भारत में महँगाई दर 4 प्लस माइनस 2% होना चाहिए, यानी कि 2% से लेके 6% के बीच में। यहाँ पर 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। जो हेड होता है एमपीसी का, वो गवर्नर होते हैं। और इसका काम क्या है? तो फिक्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इंडिया में निर्धारित करना है, यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे को निर्धारित करने का काम है, क्योंकि यही सब टूल्स है जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम करती है। चलिए, बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगले करंट अफेयर की बात करें कि आपको बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीमेल चीता जो कि कुनो नेशनल पार्क में जन्मी थी। अब वो 915 दिन की हो गई है। तो याद कर लीजिएगा इनका नाम, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये पहला सक्सेसफुल ट्रांज़िशन है बर्थ से लेके एडल्टहुड में जाने के लिए, किसी इंडिया में चीता का जब रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू किया गया था। पहले न्यूज़ को समझ लेते हैं, तब इनका नाम भी समझ लेंगे। देखिए, चीता क्या है? तो चीता एक कैट प्रजाति है, लार्ज कैट प्रजाति और फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, जिसका साइंटिफिक नाम आपको मालूम अब होना चाहिए। तो एसिनोनिक्स जुबैटस इनका साइंटिफिक नेम होता है, जो कि आईयूसीएन के रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरीज़ में आते हैं। और ये कब एडल्ट बनते हैं? तो 2.5 साल में। अब 2.5 साल का मतलब आप जोड़ लीजिए, देखिए 915 दिन के आसपास ही आएगा। अब चीता की लाइफ की बात करें तो ये 10 से 12 साल जीते हैं, कुछ चीता 16 साल तक भी जीते हैं, एक्सेप्शन वाले हैं, ठीक है ना? अब जो है प्रोजेक्ट चीता क्या था? तो प्रोजेक्ट चीता को 2022 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया? आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में चीता 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे। राजा-महाराजा थे, गोली-वोली मार के सब खत्म कर दिए खा-पी के, ठीक है? उनका इस्तेमाल करके खाल वगैरह। अब चलिए, तो अब इसका मकसद क्या था जो 2022 में प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया? तो इसका काम था कि चीता को रिस्टोर करना है भारत में। और चीता कैसा एनिमल है? कार्निवोरस, यानी केवल मांस खाता है। अब ये जो प्रोग्राम था, यहाँ पर चीता लाया कहाँ से गया? तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाया गया 27 चीते को, जिसमें से 24 चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, और 3 जो है गांधी सागर में रखा गया है, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। अब अगर बात करें तो अब आप
समझ गए होंगे कि चीता क्यों ज़रूरी है, क्यों भारत सरकार ने इसको ऐसा लाया है और एडल्ट कब होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो इनका जो नाम है, इनका नाम है मुखी, ठीक है? तो मुखी जी का नाम याद कर लीजिएगा। अब आइए आईयूसीएन न्यूज़ में है, तो आईयूसीएन के बारे में भी जान लीजिए। तो इनका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। इनका स्थापना 1948 में हुआ था। सीईओ का नाम है ब्रूनो ओबरली और फाउंडर हैं जूलियन हक्सली साहब। वहीं अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर आपसे पूछा गया है कि उन्मेषा 2025 से संबंधित कौन-सी बातें सही हैं? तो देखिए उन्मेषा एक कार्यक्रम है जिसको कि वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के द्वारा वैलेडिक्टरी सेशन को ग्रेस किया गया और ये कौन-सा एडिशन है? तो ये तीसरा एडिशन है। वैलेडिक्टरी सेशन का मतलब होता है कि जिस सेशन का भी विदाई समारोह हो, आखिरी दिन हो, ऐसे को बोलते हैं वैलेडिक्टरी। तो उन्मेषा 2025 तीसरा एडिशन था, याद कर लीजिएगा। किसके द्वारा वैलेडिक्टरी सेशन को अटेंड किया गया? तो सीपी राधाकृष्णन। क्या है वो? वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। अब उन्मेषा है क्या? तो एशिया का लार्जेस्ट और मोस्ट इंक्लूसिव इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको ऑर्गेनाइज़ किसके द्वारा किया जाता है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि फूड कितना, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो दिवस है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए इस दिवस का जो शुरुआत है वो कब किया गया था? तो 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिज़ोल्यूशन पास किया था जिसके बाद से इसको मनाना चालू किया गया। अब उस रिज़ोल्यूशन का नाम क्या है? तो 74/209 है। याद कर लीजिएगा। अब ये इसको किसके साथ अलाइन किया गया था? तो आपको मालूम है 2015 से लेके 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 गोल है जिसको कि पूरे कंट्रीज़ को अचीव करना है, ताकि जो पृथ्वी है उसको बचाया जा सके। अब आपको बता दें कि जो 74/209 है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये रिज़ोल्यूशन पास कब हुआ था? तो 2019 में पास हुआ था और उसके बाद 29 सितंबर को ये दिन मनाने के लिए चालू किया गया था। अब कुछ आंकड़ों को देखते हैं। अब एसडीजी के साथ अलाइन कौन-सा है? तो एसडीजी 12 के साथ ये अलाइन है। अब एसडीजी के कुल 17 गोल, जिसमें से कि आपको अब 12वां गोल क्या कहलाता है? तो 12वां गोल कहलाता है रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ये है आपका एसडीजी 12, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से 1 क्या कहता है? नो पॉवर्टी, 2 क्या कहता है? ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, 3rd क्या कहता है? क्वालिटी एजुकेशन, 4th कहता है और जेंडर इक्वालिटी 5। तो शुरुआत के तो 5 आपको याद होने ही चाहिए। अब आपको बता दें कि अब आप कुछ आंकड़ों को देखिए, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इस दिन को मनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब इस आंकड़े को पढ़िए। अब इस आंकड़े में आप देखेंगे कि एक एस्टिमेटेड है कि जो 13% फूड होता है, जो कि 1.25 बिलियन टन्स के इक्विवेलेंट है, इतना हमने अनाज को बर्बाद किया था, ठीक है? 2021 में और रिपोर्ट छपी थी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 2023 की रिपोर्ट में। और एक आंकड़ा देखिए जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में रिलीज़ किया था 2024 में, लेकिन ये रिपोर्ट कब की थी? 2022 की। तो एक एस्टिमेटेड है कि 19% जो फूड है, जो कि 1.05 बिलियन टन्स के बराबर है, इसको हाउसहोल्ड और फूड सर्विसेज में लॉस किया गया था, यानी बर्बाद किया गया था। जो हाउसहोल्ड होता है वो 60% होता है ग्लोबल फूड वेस्ट का, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2024 में इसने बताया कि जी 60% ग्लोबल फूड वेस्ट का 60% घरों में वेस्ट हो रहा है। आप सोच कर देखिए, तो इसको सिक्योर करने के लिए ये सारी चीज़ रिज़ॉल्यूशन को अपनाया गया। तो यानी कि अप्रॉक्सिमेटली बात करें तो 28.9% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, यानी कि 2.33 बिलियन पीपल, वो मॉडरेटली और सीवियरली फूड को इनसिक्योर पाए हैं 2023 में। एक तरफ खाना नहीं मिल रहा है और एक तरफ देखिए कि कितना खाना बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे बर्बाद होगा तो खाना कैसे ज़रूरतमंद तक पहुँचेगा? अब कहता है कि 11 में से हर एक पीपल जो है हंगर फेस किया है। अब ये किसके रिपोर्ट में कहा गया है? एफएओ के 2024 रिपोर्ट में, यानी फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 2024 के रिपोर्ट में ये बताया गया है और 2023 में उसको पब्लिश किया गया है। अब ये भी समझ लीजिए कि जब भी आप फूड को वेस्ट करते हैं, तो उसका जो कचरा होता है, यानी कुछ दिन के बाद वो सड़ना चालू हो जाता है। तो जहाँ पे भी ये चीज़ सड़ेंगी फूड से संबंधित, वहाँ पर मीथेन प्रोड्यूस होने लगता है और मीथेन ग्लोबल ग्रीन हाउस जो गैस एमिशंस है, अगर आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें 2019 की रिपोर्ट की, तो 8 से 10% जो फूड वेस्ट है उसके चलते ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, यानी मीथेन मीथेन रिलीज होता है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ाने में हम लोगों का भी कितना योगदान है अगर हम फूड को वेस्ट करते हैं तो। अब आप और भी कुछ आंकड़ों को देखिए जिससे आपको समझ में आएगा।
अब देखिए कि जो आपका वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो अभी 8.2 बिलियन है और अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें यानी पृथ्वी पर होना कितना चाहिए, तो वो 2 से लेके 4 बिलियन के बीच में ही होना चाहिए। आंकड़े देखिए दुगुना से भी ज़्यादा हो चुका है यानी मैक्सिमम लिमिट को भी देखें, उसके 2 गुना से भी ये ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा जो भूखमरी है वो भी बढ़ने वाला है। अब जो है जो पॉपुलेशन की बात की जा रही है वो अभी और बढ़ेगा और 9.7 बिलियन हो जाएगा 2050 तक। तो ऐसे फूड वेस्ट करेंगे तो क्या इन पूरे लोगों तक खाना पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। तो भूखमरी क्या हो जाएगा पूरी दुनिया में बढ़ने लगेगी। और साथ ही साथ जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है मीथेन के फॉर्म में, ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसको रिड्यूस करना है ना, तभी तो ग्लोबल टेम्परेचर जो ग्लोबल आपका टेम्परेचर है अर्थ का, हमको सदी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आई होप अब आपको पूरी तरह से ये न्यूज़ समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर पे। आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाते हैं? तो 30 सितंबर को मनाते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। अब इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 2017 में। रिज़ॉल्यूशन कौन-सा था? 71/288। संत जेरोम जो कि बाइबल ट्रांसलेटर थे, उनको ऑनर किया जाता है इस दिन के लिए। तो ये यहाँ पर दिए गए सारे ऑप्शंस सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ के द्वारा। अब इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है चिल्ड्रंस राइट को प्रोटेक्ट करना है। यानी कि बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं जिनका राइट प्रोटेक्टेड नहीं है अभी। यानी कि ये फ़ोकस किस पर करेगा? चिल्ड्रंस के क्वालिटी एजुकेशन यानी जितना भी पैसा निकलेगा ये सब जाएगा यहीं पर जहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो है अपना पैकेज देती है, इस्तेमाल करती है गरीब देशों में कि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, हेल्थ केयर दिया जाए, न्यूट्रिशन दिया जाए, सेफ वाटर दिया जा सके, सैनिटेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस किया जा सके, उनको खेलने की अपॉर्च्युनिटी दिया जा सके। इसीलिए आयुष्मान खुराना और स्मृति मंदाना को यहाँ पर एम्बेसडर बनाया गया है, तो इनका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। वहीं आईसीसी की बात करें तो स्थापना 1900 आपको मैंने कई बार सिखा के रखा है कि स्थापना 1909 में हुआ है, चेयरमैन है इनके जैसा और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है। वहीं यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है ये और आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कैथरीन एम रसल इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। याद कर लीजिएगा इतनी बातें, बढ़ते हैं अब अगले न्यूज़ पर। जहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो ये दिल्ली के ओखला में किया गया है। अब इसको कितने क्षेत्र में बनाया जाएगा? तो 40 एकड़ करोड़ में बनाया जाएगा और खर्चा कितना आएगा? तो 1161.18 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। अब जो सीवेज ट्रीटमेंट किया जाएगा, वहाँ पर पावर भी जनरेट किया जाएगा और ए क्लास स्लज को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब ए क्लास स्लज का मतलब होता है कि ये एक तरह का बायो यानी कि ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा और खाद बनने के साथ-साथ आप उसको जो है एज़ अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा और ये जो है, ये जो ए क्लास स्लज बनाया जा रहा है, ये मीट किसको करेगा? तो यूनाइटेड स्टेट के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के स्टैंडर्ड पर ये खरा उतरेगा। तो अच्छी बात है, दिल्ली के ओखला में याद कर लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंट्रोड्यूस किया है एआई और जीआईएस पावर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अपने हेडक्वार्टर में, ताकि इन्हांस किया जा सके सिक्योरिटी पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ की तैनाती होती है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसकी मोटो क्या है? तो ड्यूटी अनटू डेथ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य इनका मोटो होता है। 1 दिसंबर 1965 को इनका स्थापना होता है। वहीं अगर बात करें आपको तो इनके जो हेड हैं यानी डीजी की बात करें तो याद कर लेना है आपको, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है या इनॉग्रेट करने वाले हैं, सही शब्द होगा। इनॉग्रेट अभी हुआ नहीं है, इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ इंडिया इंडिया अपैरेल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ पर? तो रशिया में। तो ये जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल, इनका नाम क्या है? पवित्र मार्गरीटा। ये जो है इनॉग्रेट करेंगी रशिया में जाके। अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके पास है? तो ये भी याद कर लीजिएगा, तो ये गिरिराज सिंह है। यानी यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो गिरिराज सिंह है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? तो पवित्र मार्गरीटा है। तो मार्गरीटा के द्वारा जो है रशिया में ये फेयर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर आपसे एक किताब के बारे में पूछा गया है कि आई एम जॉर्जिया माय रूट माय प्रिंसिपल, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये जॉर्जिया मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी है, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है। तो ये थे आपके 1 अक्टूबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता था। कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख सकते हैं।
मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।